देख रहा हूँ ये जो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव है, जिसमें फॉर्मूले दे रखे हैं हमें, आगे भी थोड़ा से, जैसे एपीसी कैसे निकालते हैं, एमपीसी कैसे निकालते हैं, एपीएस एमपीएस, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये एपीसी एपीएस का, एमपीसी एमपीएस का, इसको ना जेन्युइन एक एग्जांपल में समझते हैं। और मज़े की बात ये है कि हम उस एग्जांपल से ना पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, जितना भी उसमें एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई था ना, कॉपी देखिए स्वाद आ जाएगा प्रॉपर। मेरे को कॉपी को थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, सही है, या इस वाले पन्ने को लेते हैं, ठीक। अब सुनिए, हमें ये जो एग्जांपल है ये एक तरीके से याद रखना पड़ेगा। शुरू की कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन बाद की जो चीज़ें होंगी ना वो हम अपना कवर कर लेंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। अब देखिए, हमें सबसे पहले अपनी इनकम से याद रखनी है कि जो हम इनकम लेते हैं अपने एग्जांपल को समझने के लिए, वो कितनी लेते हैं, मतलब हम जो इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। इनकम को हम लोग वाई से दर्शाते हैं, सही है। वाई का मतलब क्या है, मैं साथ के साथ यहाँ पे लिखता हुआ चलूँगा। वाई का मतलब है इनकम, या सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ ना लगे तो कह सकता है नेशनल इनकम, सही है। एज़ पर हमारा एग्जांपल वो हमने लिखे 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक, याद रखनी है। दूसरा सी का मतलब है कंजम्पशन से। कंजम्पशन कौन करता है बता, हाउस होल्ड सेक्टर इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे कि सिंपल वे में बोलें तो हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करता है। और ये भी हमारा याद है 40। जब इनकम ज़ीरो हो और तब हम कुछ कंज्यूम करते हैं तो उसको सी बार बोलते हैं। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यह भी हम नीचे भी लिखेंगे दोबारा से। जब कुछ ना कमाओ तो भी हमारा खर्चा होता है, और ये खर्चा कैसे होता है, ये खर्चा होता है कि हम सेविंग्स से करते हैं। पहले बात तो जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने कमाना बंद कर दिया था, तो वो जो उन्होंने घर में बैठ के पैसा खाया है वो अपनी सेविंग्स में से ही खाया है। और जिनके पास सेविंग्स नहीं थी उन्होंने अपनी एसेट्स बेची होंगे, और जिनके पास एसेट्स भी नहीं थी उन्होंने कर्जा लेकर खाया होगा। लेकिन पेट तो भरा होगा ना, तो इंसान खाने के लिए तो, पेट भरने के लिए तो खर्च करेगा ही करेगा। उसके बाद पूरे एग्जाम्पल में हमने 80-80 का गैप लिया है ताकि वो याद रह सके। 120, 200, 280, 360, 440 और कितना 520, 80-80 के गैप के साथ है ये वाला, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है हमारा, आई बोले तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह। तो अगर बात करें ऊपर से नीचे तक तो 20, 20, 20, 20, 20 इस तरीके से, सही है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसको हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। इसके साथ में एक शब्द में लिख दे रहा हूँ आराम से, ऑटोनॉमस, ठीक है, ये यू है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या अपना ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। भले इनकम 0 हो या 600 हो, सब जगह क्या है सेम। अब देखिए रिलेशंस, उसने कहा जी एग्रीगेट डिमांड निकालो। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ये 3 बात अगर हमें याद है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट डिमांड अगर निकालना है, इसका पहले इसका मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ एग्रीगेट डिमांड का, सब यहीं बेचिए अभी, ठीक है। यहाँ पे एडी का मतलब क्या है, एग्रीगेट और डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड निकालते कैसे हैं, ये भी एक फॉर्मूला बनता है जो हमने सीखा है स्टार्टिंग में ही कि व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है एग्रीगेट डिमांड, बताइए। वो तो होता ही होता है, लेकिन फॉर्मूला वाइज अगर हम बात करें तो ये पहली प्रॉपर्टी बनेगी हमारी कि एग्रीगेट डिमांड 2 चीज़ों को मिला के बनता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, सही है। यानी कि हम जितना कंज्यूम करते हैं और जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उसको मिला के बनता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब 40 और 20, 60, 120 और 20, 140, 220, 300, 380, 460 और 540, सही है। एग्रीगेट डिमांड निकल गया, ओके। अब सेकंड पॉइंट देखिए, जो सेकंड फॉर्मूला है हमारा वो मैं देख ले रहे हैं नीचे। सेकंड फॉर्मूला है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कंजम्पशन और सेविंग को आपस में जोड़ दो
तो हमें एग्रीगेट सप्लाई मिल जाता, लेकिन वो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है कि एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम यानी कि वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, सी प्लस एस। तो अगर हमें एग्रीगेट सप्लाई निकालनी है तो हम अपने इस कंजम्पशन के अंदर सेविंग को प्लस कर देंगे और हमें हमारी क्या मिल जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगी। अब एक बात और देखियो, इन्हीं फॉर्मूलों को और किस तरीके से तोड़ सकता है। अगर सपोज मुझे सेविंग फाइंड करनी है तो इस कंजम्पशन को मैं इधर ले जाऊँगा। अगर मैं अपनी इनकम में से अपने कंजम्पशन को माइनस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, सेविंग। और अगर इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, कंजम्पशन। तो जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ये दो फॉर्मूले भी बच्चे इसी के दम पे ध्यान रख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अब अगले वाले पॉइंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें अगले वाले पॉइंट में कैलकुलेट करना है एस, और एस का मतलब है किससे, सेविंग से। और सिंपल सी बात है, सेविंग होगी कैसे, जितना आप कमा रहे हो उसमें से अपने खर्चे माइनस कर दो। आपने कहा जी मैं 100 रुपये कमाता हूँ और 75 रुपये खर्च करता हूँ, तो उसका मतलब ये कि मैं 25 रुपये क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, 0 में से 40 गए, माइनस के 40 बचे। इसको रेड से इसलिए लिख दिया क्योंकि इसको हम लिखा करेंगे माइनस का सी बार। यही 40 यहाँ पे आ गया। फिर हमने 100 रुपये कमाए और खर्च कितने करे, 120 रुपये। तो सेविंग कितनी है, माइनस की 20। 200 में से 220 खर्च करे तो कितने की सेविंग होगी, सॉरी माई मिस्टेक, 200 में से 200 खर्च करे तो कितने बचे, 0। 300 में से 280 माइनस करे, 20 बचे। आगे 40 बच रहे हैं, फिर 60 बच रहे हैं, और फिर कितने बच रहे हैं, 80 बच रहे हैं। ठीक है, और जब तक सेविंग हमारी नेगेटिव में है ये वाली, इसको कहा जाता है डिस सेविंग। यहाँ सेविंग 0 और यहाँ स्टार्ट क्या हो गई, हमारी सेविंग स्टार्ट हो गई। तो ऐसा सेविंग निकल गया। अब इसी के दम पे हम लोग निकाल सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब अभी हमने पढ़ा कि एग्रीगेट सप्लाई अगर कैलकुलेट करना है तो कंजम्पशन के अंदर क्या ऐड कर देंगे, ये नीचे देखिए सेविंग ऐड कर देंगे। तो कंजम्पशन है 40 और सेविंग है माइनस की 40, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। 120 में माइनस के 20 जोड़ोगे तो जोड़ का आएगा 100। 200 में 0 जोड़े तो जोड़ का आएगा 200। 280 में 20 जोड़े तो जोड़ का आएगा 300। फिर आएगा 400, फिर आएगा 500 और फिर आएगा 600। अब चेक कर ले कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों आपस में बिल्कुल कैसी, इक्वल। ये बात यहाँ तक हो गई। तो ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स थे, यहाँ पे 2 टॉपिक्स थे कि भैया एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो उससे रिलेटेड हमारी ये टेबल्स बनेंगी, इसके बाहर टेबल नहीं बनेगी। इनके अपने सबके ग्राफ भी होते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। कंजम्पशन का अपना ग्राफ होता है, इन्वेस्टमेंट का अपना ग्राफ होता है, एग्रीगेट डिमांड का अपना होता है, सेविंग का अपना होता है, एग्रीगेट सप्लाई का अपना होता है। इन दोनों का तो एक ही होता है। अब आगे बात करते हैं कि अब आपको निकालना है इन्हीं के दम पे APC। अब यहाँ APC का क्या मतलब है, APC का मतलब है, अच्छा ये क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, सही है। और ये क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सही है। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है रोहन कि जितना हम कमाते हैं, ये बताओ हमारे खर्चे किस पर डिपेंड करते हैं, इनकम पे। तो जितना भी हम खर्च करते हैं वो अपनी इनकम के हिसाब से करते हैं। तो अपने खर्चों को, अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लिख ले रहे हैं अगली वाली, कि किसी ने कहा कि अगली क्या प्रॉपर्टी होगी, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 करके लिख ले रहे हैं कि APC निकाला जाता है C को डिवाइड करके इनकम से। कंजम्पशन किस पर डिपेंड करती है, इनकम पे। तो अपॉन में क्या आ गया, फिर इनकम आ गया। ओके, तो मेरी बात सुनिए, अगर 40 को 0 से डिवाइड करके तो कुछ नहीं आएगा, तो ये जो होता है 0 इनकम पे APC कैलकुलेट नहीं होता। 120 को 100 से डिवाइड करेंगे 1.2 आएगा। 200 को 200 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 280 को 300 से डिवाइड करेंगे 0.93 आएगा। 360 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 0.90 आएगा। 440 को 500 से डिवाइड करेंगे 0.88 आएगा। और 520 को 600 से डिवाइड करेंगे तो 0.86 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ पे हमें मिली, ये हमारा APC होगा। उसके बाद वो हमें डिस्कस करवाएगा क्या बोला, APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका नाम लिखते हैं
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सही है। अब आगे सुनो चौथा वाला, ये APS क्या है? हमारी सेविंग भी किस पे डिपेंड करती है? हमारी इनकम पे। सही है, बहुत सही। अब एक चीज़ और जान लेने के बीच में कि APC और APS के बीच में ये रिलेशन होता है कि अगर हम APC और APS को दोनों को आपस में जोड़ें तो जोड़ के कितना आता है? 1 आता है। ये भी एक रिलेशन है इनके बीच में। सही है। APC ऐसे कैलकुलेट होगा, APS ऐसे कैलकुलेट होगा। साथ में एक बात और है कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं कि अगर कभी हमें APC निकालना है तो हम उसमें से 1 में से APS को माइनस कर देंगे, और अगर कभी हमें APS निकालना है तो 1 में से APC को माइनस कर देंगे। तो बस अब वही काम हमें यहाँ पे करना है। सही है। ज़ीरो इनकम पे APS भी कैलकुलेट नहीं होता। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दे कि 1 में से अगर 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 0.2। और अगर लगता है कि ये फॉर्मूला वाइज कैसे आएगा तो इस -20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो भी सेम आएगा। ठीक है। फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। बाकी देख ले, 0 को अपनी इनकम से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा? 0। तो चाहे तो इस 20, 0, 20, 40, 60, 80 को डिवाइड कर ले 100, 200, 300, 400, 500, 600 से। सही है भाई। इन सब को हम डिवाइड कर लेंगे अपनी इनकम से, या फिर क्या करते चलेंगे, अब 1 में से 0.93 गए तो आएगा 0.07। 1 में से 0.90 गया तो 0.10, फिर यहाँ आएगा 0.12, फिर यहाँ आएगा 0.14। तो इस तरीके से हम अपना APS भी आराम से निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा? 80 डिवाइडेड बाई 600 ये आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 500 ये आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 400 ये आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 300 ये आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 200 ये आएगा, -20 डिवाइडेड बाई 100 ये आएगा। तो APC और APS इस तरीके से निकल जाएगा। फिर हमें निकालना है MPC। MPC का पूरा नाम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सही है। अब बात करते हैं इसको कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला लिख ले रहे हैं MPC करके। तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इसमें बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा होता है। क्या मतलब है इसका मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। मान के चलते अभी हम 400 रुपये कमाते हैं। सही है। अभी हम 400 रुपये कमाते हैं, खर्च कितने करते हैं? 360। अब हमारी कमाई बढ़ के 400 से हो जाती है 500। कितने रुपये एक्स्ट्रा कमाए? 100। वो कहलाएगा चेंज इन वाई। ध्यान रखिए, वो 100 का कहलाएगा चेंज इन वाई कहलाएगा। ओके। 400 रुपये जब कमाते थे 360 खर्च करते थे। अब जब 500 कमा रहे तो कितने खर्च कर रहे हैं? 400। कितना खर्चा बढ़ गया हमारा 360 से 400? तो वो हमारा चेंज इन कंजम्पशन है। और एज पर एग्जांपल हमारी इनकम 100 से बढ़ी है और कंजम्पशन कितने से बढ़ा है? 80। तो उसी 80 को अगर 100 से डिवाइड कर दें तो ज़ीरो इनकम पे तो नहीं आएगा। 0.8 हर जगह कितना आएगा? 0.8, 0.8, ये 0.8। हर जगह सेम ही आया। नहीं, जो एग्जांपल हमने लिया उस हिसाब से तो सेम आएगा, पर सीधी सी बात क्या करनी है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, चल इस चीज़ को मैं सजा दे रहा हूँ, इन दोनों के बीच में 100 का गैप। सही है। इन दोनों के बीच में भी 100 का गैप, यहाँ पे भी 100 का गैप, यहाँ पे भी 100 का गैप, यहाँ पे भी 100 का गैप है ना। इनके बीच में कितने का गैप? अच्छा यहाँ से देख ले, इनके बीच में भी 100 का गैप। अब यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की बात करें इनमें तो 80, 80, 80, 80, 80, 80। तो ये जो 80 का गैप है उसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, इसलिए 0.8 है। अगर गैप घटता या बढ़ता है तो फिर ये भी अलग आएगा। तो जितना भी हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय जितना हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। अब किसी ने कहा MPC तो निकल गया, फिर किसी ने कहा भैया MPS बताओ कैसे निकलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, ये इसको बोलते हैं चेंज इन मार्जिनल
प्रोपेंसिटी टू सेव। सेव। अब एमपीएस निकालते कैसे हैं, यहाँ देखते हैं। एमपीएस निकाला जाता है सर आपका चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। और एक मज़े की बात और है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है कि अगर एमपीसी और एमपीएस को जोड़ा जाए तो कितना आता है, 1 आता है। अगर हम एमपीएस को इधर भेज या एमपी इसको और कैसे निकाल सकते हैं, किसी ने कहा कि जी आपको एमपीसी की वैल्यू निकालनी है, एमपीएस को इधर भेज दो तो 1 माइनस ये आ जाएगा। और अगर आपको क्या निकालना है, एमपीएस निकालना है, तो 1 में से क्या माइनस कर दोगे, एमपीसी। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये वाला, ये तो दोनों बनाए हुए फॉर्मूले हैं, सही है। बाकी जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में वो कौन सा है, ये बनाए हुए फॉर्मूलों से सवाल आता है। हाँ ये इनका यूज़ होता रहता है। वैसे तो एमपीएस का फॉर्मूला ये है। अब देख, हम अगर बात करें तो हमारे सेविंग में कितने कितने का गैप है, पहले 20 का गैप यहाँ आया, 20 सबके बीच में कितने कितने का गैप है, 20 का। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, जो पर्टिकुलर एग्जांपल हमने ले रखा है, चेंज इन सेविंग हमारी 20 है और चेंज इन इनकम हमारी कितनी है, 100 है। अब 20 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 सर। तो 20 को 100, अरे 20 को 100 से डिवाइड कर दे या एक काम करते 1 में से इन सबको माइनस करेगा तो भी सेम आएगा, 0.20, 0.20, 0.20, 0.20, 0.20, सही है। पहले से लेके आखिरी तक वो इन सबको पढ़ाता है। ये सब कैलकुलेट किन के दम पे होते हैं, इन फॉर्मूलाज के दम पे होते हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस। और लास्ट में एक चीज़ और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो हमने पहले भी लिखी है, कि वो कहता है हमसे कि आपको कैलकुलेट करनी है इक्वेशन ऑन कंजम्पशन फंक्शन, इक्वेशन ऑन कंजम्पशन फंक्शन, सही है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, C बराबर C बार प्लस MPC मल्टीप्लाई इनकम। अब ये क्या है हमारा, जो हमने ऑलरेडी बताया था पहले भी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सही है। Y किसको डिनोट करता है, इनकम को डिनोट करता है, आप कितना कमाते हो। और MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका यूज़ होगा एक तो। और भैया दूसरा फॉर्मूला है हमारा ये, इक्वेशन ऑफ शब्द इस्तेमाल करेंगे, सेविंग फंक्शन। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, S बराबर माइनस का C बार, तो वही ऑटोनोमस कंजम्पशन को नेगेटिव लिया जाता है, प्लस MPS इंटू नेशनल इनकम, सही है। एक बात और बता दूं, वो लोग MPC को इसको वो B लिखते हैं, ध्यान रखिए, इसको क्या लिखते हैं, B करके लिख देते हैं। मतलब फॉर्मूला कैसे लिख देंगे, C बराबर C बार प्लस B इंटू वाई, इसको लिखेंगे S बराबर माइनस C बार, यानी कि नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन 1 माइनस B। 1 माइनस B का मतलब है कि अगर मैं 1 में से MPC को घटा दूँ तो क्या मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला बताया ना, ये सीधा एक फॉर्मूला बताया, सही है। अब ये जो पन्ना भी हमने डिस्कस करा, ये पूरे चैप्टर का बेस ही सारा यही है। और अभी अगले चैप्टर में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद और इन सबको रिलेट करने के बाद बोर्ड में 100% 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सही है। अब अगर तू इन सब की जानकारी लेके इनके ग्राफ्स की जानकारी रखता है तो तेरे को पूरा का पूरा चैप्टर एकदम कट एंड क्लियर साफ होगा। तो ये रिलेशन है हमारा किसमें, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बनी हैं उन सब के बीच में, सही। चलो।